नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। मदद के लिए गुहार लगाती उस 13-14 साल की जवान हो रही लड़की को रात के घने अंधेरे में यूं ही छोड़कर आगे बढ़ते जाना हमारा पीछा करता है। पीछा करती हैं उसकी कांपती आवाज़, उसकी कातर आँखें, उसके चेहरे का डर। पीछा करती हैं रात के घने अंधेरे में अपने चेहरे को अंधेरे में घुला देने की उसकी बेहंता कोशिश। वह लड़की कौन है? इस घने अंधेरे में कैसे पहुंची? वह लड़की कौन है? इस घने अंधेरे में वो कैसे पहुंची यहाँ तक? उसकी सिसकियों के नीचे दब से जाते हैं ये सारे सवाल। उस घने अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी है लड़की और राहगीर गिद्ध की तरह शिकारी हुए जा रहे हैं। एक 13-14 साल की जवान हो रही लड़की बिछड़ गई है अपने परिवार से। इस चमकीली दुनिया में इस सच पर विश्वास करना कठिन है कि इस चमकीली दुनिया की एक लड़की को नहीं है ठोस ज्ञान दिशा का, या फिर नहीं जानती वो यहाँ की फिजाओं में बहने वाली हवा की तासीर। लेकिन अभी वह लड़की इस गुप्त अंधेरे में खड़ी है और इस महानगर की तमाम आशंकाएं और उसके हाथ से उसके चेहरे पर तारी हुए जा रहे हैं। मेरे पिता कहते थे इस जीवन का सबसे बड़ा सुख है ज़रूरतमंदों की मदद करना। वो अक्सर कहते थे मदद चाहे दाल के एक दाने भर की क्यों ना हो कि अवश्य जानी चाहिए। मेरे पिता ऐसा कहते और अपनी स्मृतियों में खो जाते थे कि कैसे उनके पिता दूसरों की मदद में दे दिया करते थे अपनी लाठी, कंबल और लूटा तक। इस महानगर में रात के घने अंधेरे में अपनी गाड़ी में बैठ उस लड़की के सामने से गुजरता हूँ तो पिता याद आते हैं, पिता की नसीहतें याद आती हैं, पिता के संस्कार याद आते हैं। गाड़ी में बैठी पत्नी मेरी बाँह पकड़ती है और थम जाने को कहती है। हम रुक जाएं और थम जाएं इससे पहले ही हमारी गाड़ी के शीशे के बगल में आता है एक अजनबी और धीरे से फुसफुसाता है, क्या अभी तक तुम इस मायावी शहर को जान नहीं पाए हो? बचना है तो भागो, ये शहर नहीं एक गुत्थी है जिसे जितनी जल्दी हो सुलझा लो, वरना इसी तरह एक दिन धर लिए जाओगे साबुत। वह लड़की वाकई ही ज़रूरतमंद थी या इस महानगर के षड्यंत्र का कोई हिस्सा, मैं नहीं जानता, परंतु उस लड़की की आंखें हमें आज भी बेचैन करती हैं। उमा शंकर चौधरी की एक कविता मुझे 2 दिन हुए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के चलते याद आई और मुझे लगा ये कविता पढ़ी जानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन हुए यौन अपराध से जुड़े एक मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को पलट दिया जिसमें, गौर कीजिएगा, जिसमें स्तन पकड़ने और पैजामे की डोरी खींचने की घटना को बलात्कार का प्रयास अदालत ने नहीं माना था और ये कहा था, बेहद असंवेदनशील होकर ये कहा था कि ये बलात्कार की तैयारी थी, बलात्कार नहीं था। बड़ा हो हल्ला मचा था इस जजमेंट के बाद। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आरोपों का प्रथम दृष्टया अध्ययन, एक नज़र में ही आरोप देखने से साफ होता है कि आरोपी ने इस पर्टिकुलर मामले में बलात्कार के इरादे से ही कदम आगे बढ़ाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट ने आपराधिक न्याय शास्त्र के सिद्धांतों का गलत तरीके से अनुप्रयोग किया है या एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, ये फैसला केवल एक मामले का कानूनी सुधार नहीं है या सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भर नहीं है, लेकिन यह उस व्यापक चिंता को सामने लाता है जो यौन अपराधों के मामलों में कई बार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कोर्ट्स व्याख्या कर देती हैं, जो दर्शाती है कि आज भी हमारा समाज और हमारे समाज में की न्यायपालिका कितनी असंवेदनशील है महिलाओं के मामले पर, यौन शोषण के मामलों पर। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक मामला है जिसको स्किन टू स्किन ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने
एक बड़ा ही असंवेदनशील बात कही। उन्होंने कहा कि त्वचा से त्वचा संपर्क नहीं हुआ, यानी स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ, तो पॉक्सो की तहत यौन उत्पीड़न का आरोप सिद्ध नहीं होगा। पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो 2012 में बना था, बालकों को, नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय नागपुर पीठ ने त्वचा से त्वचा, स्किन टू स्किन टच कहकर इस पूरे कानून की बख्शियां उधेड़ दी। इस निर्णय ने पूरे देश भर में आक्रोश पैदा किया था। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ और उसको पलटा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये तक कहा कि ऐसी संकीर्ण व्याख्या कानून की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट जिसने ये निर्णय सुनाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा जजमेंट आया है, इसी हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में पीड़िता के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी। जानते हैं आप क्या टिप्पणी की? ये इस प्रकार की टिप्पणियां ऑफ रिपीटेड होती हैं। कई बार नेता लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं ऐसे मामलों में, हाई कोर्ट से लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्वयं पीड़िता ने मुसीबत आमंत्रित की थी। ये टिप्पणी विक्टिम ब्लेमिंग है। शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पर भी अपनी असहमति जताई। न्यायालय की भाषा स्वयं सामाजिक दृष्टिकोण गढ़ने लगती है तो गड़बड़ होती है। जैसे एक मामले में जमानत की सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने पीड़िता के आरोपी से कहा कि इस लड़की से शादी कर लो। क्या वो उस लड़की से विवाह करेगा? रेप का आरोपी है, कोर्ट ये तय नहीं कर सकती है कि शादी कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी भी बड़ी भारी आलोचना हुई थी और बाद में यह स्पष्ट किया गया कि विवाह किसी भी रूप में रेप जैसे अपराध का समाधान नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2020 में एक अजीबोगरीब बात करी। जमानत की शर्त रख दी कि आरोपी पीड़िता से राखी बंधवाएगा। कितना अजीबोगरीब जजमेंट। रेप का आरोपी है, उससे कहा जा रहा है इसको अब अपनी बहन मत बना लो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी कहा था कि ये इस प्रकार की टिप्पणी या इस प्रकार की जमानत की शर्त न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है। दरअसल सब कुछ, अगर आप सारे मामलों को देखें इस प्रकार के, तो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है, जिसे मैं कह सकता हूँ साझा तत्व, कॉमन फैक्टर, वो है लैंगिक पूर्वाग्रह की झलक, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ जेंडर बायस इतना ज़्यादा है कि हम महिलाएं कैसे कपड़े पहन रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं, फटी जीन्स पहन रही हैं, इनसे जोड़ देते हैं महिला अपराधों को। कारण क्या है? आज भी 21वीं सदी में भी पितृसत्ता, पैट्रियार्कल सोसाइटी की जड़ें हमारे यहाँ बहुत गहरी हैं। चमक दमक है, मॉल है, बड़े शहर बन रहे हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी उतनी घटिया और घिनौनी है। और ये भी सच है कि न्यायपालिका भी इसी समाज का हिस्सा है। जब इस प्रकार के आदेशों में विवाह कंडीशन आती है, राखी बंधवा लो, समझौता कर लो, इस प्रकार की बातें न्यायपीठ में बैठा व्यक्ति करता है, तो स्पष्ट मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक पूर्वाग्रह न्यायिक विवेक को प्रभावित करते हैं। जाति और लैंगिक शोषण का तो भारत में कोई अंत ही नहीं है। केवल ये जेंडर तक सीमित नहीं है, ये जातिगत संरचना से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक और कविता कहते कहते याद आई अदम गौंडवी की, ले चलता हूँ मैं आपको चमारों की गली में। पढ़िएगा उस कविता को। वो बताती है कि किस प्रकार उच्च जाति मानती है कि निम्न जाति की महिलाएं उसके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, उनका अधिकार है। दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में अक्सर हम दोहरी असमानता देखते हैं, एक महिला होने के कारण और दूसरा उसकी जाति के कारण। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े लगातार वार्निंग देते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का अनुपात बेहद चिंताजनक है। कई मामलों में सामाजिक दबाव आगे आता है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में कठिनाई होती है, पुलिस शिकायत दर्ज ही नहीं करती है, और दर्ज हो भी गई तो जब मुकदमा चलता है तब तक गवाहों पर सामाजिक दबाव बना दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद है जब इस प्रकार के मामलों में कोर्ट की भाषा या दृष्टिकोण असंवेदनशील हो जाए।
ऐसा होना हाशिए पर खड़े समुदायों के विश्वास को बेहद कमज़ोर कर देता है। हालांकि एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि भारतीय न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कई ऐतिहासिक और प्रगतिशील फैसले दिए हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का जो कानून बना वो सुप्रीम कोर्ट के कारण बना। निष्ठा के अधिकार पर जो कानून बना सुप्रीम कोर्ट के कारण बना। और ये जो अभी 2 दिन पहले फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, या जो हस्तक्षेप किया है, वो इस बात का संकेत देता है कि कोर्ट के भीतर भी आत्म सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बहरहाल इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि यौन अपराधों की व्याख्या में संकीर्णता या असंवेदनशील भाषा स्वीकार्य नहीं होगी। लेकिन हमें इतने उदाहरण हमारे पास हैं इन मामलों में जो बताते हैं कि जुडिशियल संवेदनशीलता बहुत कमज़ोर है। जेंडर बाइस और जातिगत असमानता जैसे प्रश्न केवल सामाजिक मुद्दे नहीं हैं, वे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़े हैं। जब तक न्यायिक दृष्टिकोण पूर्णतः कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, संवैधानिक मूल्यों, समानता, गरिमा और न्याय से नहीं चलेगा, तब तक ऐसी बहसें जारी रहेंगी, ऐसे फैसले आते रहेंगे, आप कह सकते हैं, और ऐसे सुधार भी होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता रहेगा। कह सकते हैं कि लोकतंत्र की ताकत भी यही है, आलोचना, आत्ममंथन और सुधार की निरंतर प्रक्रिया। लेकिन ऐसे मामलों में हमें चेतन रहना होगा, और जब हमें लगे कि कोई फैसला, किसी भी अदालत द्वारा दिया गया फैसला हो, वो गलत है, वो इस प्रकार के जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उसके खिलाफ है, तो हमें प्रोटेस्ट भी करना होगा।